जादुई बांस की मुर्गी के जादुई अंडे। एक गांव में सुनील नाम का एक आदमी रहता था। सुनील बहुत ही नेक और अमीर इंसान था। सुनील की गांव के पास एक कीटनाशक बनाने की केमिकल फैक्ट्री थी। वो अपनी फैक्ट्री में मजदूरों के साथ मिलकर काम किया करता था। अरे कृष्णा, क्या बात है, तू बीमार दिख रहा है? हाँ मालिक, क्या करूँ, कुछ कमजोरी सी है। अरे भाई, तो छुट्टी ले और घर जाकर आराम कर। अरे मुनीम जी, ये कृष्णा को छुट्टी दो और इसे मेरी तरफ से 500 रुपये दो, घर जाकर आराम करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। इस तरह से सुनील अपने हर मजदूर का ख्याल रखा करता था। लेकिन अचानक एक दिन सुनील काफ़ी बीमार हो गया। सुनील के घर वाले उसे बहुत अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी इलाज करने के बाद भी सुनील की तबीयत ठीक नहीं हुई। ये देखकर मोना को बहुत चिंता होती है और हॉस्पिटल से बाहर आकर एक कोने में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर फैक्ट्री में काम करने वाला एक बहुत ही बुजुर्ग कारीगर आता है और वो मोना से कहता है, बेटा, मेरा नाम मोहनलाल है और मैं आपकी फैक्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा था। मुझे भी ऐसी ही बीमारी हुई थी, लेकिन कालीपुर के कालीनाथ की दवाई से मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। तुम भी जाकर अपने पिताजी को दिखाओ। मोना उस बुजुर्ग कारीगर की बात मान लेती है और वैद्य के पास जाती है। आओ बेटी, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मोना को अपने पिताजी की बीमारी के बारे में बताती है। बेटा, तुम्हारे पिता बहुत नेक इंसान है। फैक्ट्री में लगातार इतने साल काम करने के कारण उनको ये तकलीफ हुई है। तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे बेटा, लेकिन तुम्हें जंगल के बीचों बीच पीले रंग के बांस के झुरमुट से उस खास मुर्गी को पकड़कर लाना है। उस मुर्गी के अंडों में इतना पोषण है जिससे कि तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। आपका धन्यवाद बाबा, मैं कैसे भी करके उस मुर्गी को ढूंढ निकालूंगी। मोना जंगल में जाकर पीले रंग के बांस के झुरमुट से उस खास मुर्गी को पकड़ कर लाती है। उस मुर्गी के अंडे अपने पिताजी को खिलाती है। कुछ ही दिनों में मुर्गी के अंडे लगातार खाने के कारण सुनील की तबीयत ठीक हो जाती है। अपने पिता के ठीक होते ही मोना उस मुर्गी को फिर से जंगल में छोड़कर आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुर्गी, अब तुम आराम से अपने बांस के झुरमुट पे रह सकती हो। ठीक होने के बाद सुनील अपनी फैक्ट्री में सुरक्षा के और उपाय करता है, जिसके कारण कि किसी भी मजदूर को कोई भी बीमारी ना हो और उनका काम भी चलता रहे। रामपुर गांव में किरण नाम की एक औरत रहती थी। उसका गांव में एक ढाबा था। वो अपने ढाबे में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी, लेकिन उसके ढाबे की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी एग पास्ता, जो रामपुर और आसपास के गांव वाले वहां खाने आया करते थे और उसकी बहुत ही तारीफ करते थे। भाई वाह, मज़ा आ गया एग पास्ता खाकर। उसी गांव में चिंटू नाम का एक आदमी रहता था। वो किरण से बहुत जला करता था और हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि किरण को कैसे नीचा दिखाया जा सके। वो कोई कामकाज नहीं करना चाहता था, वो तो बस आसान तरीकों से और लोगों की नकल करके जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहता था। एक दिन चिंटू कुछ करतबबाजों को देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, सिर्फ एक बंदर को नचाने से इतने पैसे कमाए जाते हैं। आज इनका पीछा करता हूँ और इनका बंदर ही चुरा लूंगा। चिंटू पूरा दिन उन करतबबाजों का पीछा करता है और चुपके से उनके बंदर को नींद की गोली खिलाकर चोरी कर लेता है। चिंटू उन करतबबाजों के बंदर को ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है और खुद पास्ता खाने किरण के ढाबे पर चला जाता है। जब वो किरण के ढाबे पर पास्ता खा रहा था तो वहाँ भीड़ और आगे खाली जगह देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने किरण से कहा, किरण बहन जी, वो बात ये है कि मैंने ना अभी अभी करतबबाजी का धंधा खोला है। मेरे पास बंदर है, बहुत अच्छे करतब दिखाता है। मैं क्यों ना आपके ढाबे के सामने खाली जगह में अपने करतब दिखाऊं? यहाँ पे बहुत भीड़ जुटेगी, आपकी भी कमाई होगी और मेरी भी होगी। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है। किरण के साथ बात कर चिंटू मन ही मन पैसे कमाने के ख्वाब देखकर अपने घर वापस आता है और देखता है कि बंदर पिंजरे में बहुत उछल कूद मचा रहा था। चिंटू एक छड़ी उठाता है और बंदर को मारने लगता है।
देख बे बंदर, कल तमाशा करियो तमाशा, नौटंकी मत करियो कोई। और सुबह होते ही वो बंदर को लेकर किरण के ढाबे पर आ जाता है। किरण बहन जी आ गया, मैं अपना तमाशा शुरू कर दूं। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन चिंटू ने तो बंदर चोरी किया था, उसे तो पता ही नहीं था कि बंदर को नचाना कैसे है। वो बंदर को रस्सी से उल्टा सीधा खींचने लगता है और उसे छड़ी मारने लगता है। अबे नाच बंदर नाच, अबे मेरे बंदर नाच। लेकिन लगातार डंडे खाकर बंदर को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू के हाथ से रस्सा छुड़ाकर ढाबे की ओर भागता है और पूरे ढाबे का सामान तहस नहस कर देता है। ये देखकर किरण को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने नौकरों से कहकर चिंटू की बहुत पिटाई करती है। हाय मैं मर गया, अरे छोड़ दो बहन जी, किरण बहन जी मुझे छोड़ दो। बंदर वहाँ से भागकर सीधे अपने मालिक के पास जाता है और अपने मालिक को इशारा कर चिंटू के वहाँ ले आता है। बंदर का मालिक पुलिस बुला लेता है और वो लोग चिंटू को पकड़ लेते हैं और चिंटू सभी के सामने उनसे माफ़ी मांगता है। अरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो पैसे कमाने के लिए बंदर चोरी किया था, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अरे किरण बहन जी मेरे को अपने ढाबे पे नौकर ही रख लो। और किरण उसे अपने ढाबे पर नौकर रख लेती है और चिंटू अब मेहनत करके पैसे कमाने लगता है, क्योंकि अब उसे चोरी और बेईमानी करने का सबक मिल चुका था और अब वो किरण के एग पास्ता ढाबे पर काम करने लगता है। 10 रुपए का बंद रेसिपी। एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। उसका पिंकू नाम का एक बेटा भी था। रामू दिन भर शहर जाकर मजदूरी किया करता था और पिंकू स्कूल में पढ़ा करता था। दोनों बाप बेटा अपने इस हालात में भी बड़े खुशी से रहा करते थे, क्योंकि वो दोनों ईमानदारी से रहते थे। उसी गांव में श्यामू नाम का एक आदमी भी रहता था। वो गांव में बर्गर बन का ठेला लगाया करता था। वो बहुत लालची और धूर्त किस्म का इंसान था। उसके बनाए बंद बहुत स्वादिष्ट हुआ करते थे, लेकिन वो बंद को बहुत महंगे दामों में बेचा करता था। एक दिन स्कूल के सामने श्यामू का ठेला देखकर पिंकू का मन बंद खाने का हुआ, तो उसने श्यामू से पूछा, अंकल यह बंद कितने का दिया? उसकी बात सुनकर श्यामू ने उसे डांटते हुए कहा, अबे रोज पूछता ही रहता है, खाएगा भी किसी दिन। अच्छा तू तो रामू का बेटा है ना, तेरे पास तो पैसे होंगे ही नहीं। जा बेटा जा, टाइम खराब मत कर। उसकी बात सुनकर पिंकू बड़ा ही मायूस होकर घर आ गया और रात को उसे मायूस देखकर रामू ने उससे पूछा, क्या बात है पिंकू बेटा, इतने उदास क्यों हो? पिंकू ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर रामू ने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस इतनी सी बात है। जब मैं शाम को शहर से वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए बर्गर और बंद ले आऊँगा। हम उसे घर पे ही फ्राई करके खा लेंगे। अपने पापा की बात सुनकर पिंकू खुश हो गया और अगले दिन रामू जब अपना काम ख़त्म करके शहर में बंद लेने एक दुकान पर गया तो वहाँ पे उसने श्यामू को देखा। अरे ये श्यामू यहाँ क्या कर रहा है, चलो इसका पीछा करता हूँ। रामू श्यामू के पीछे हो गया। उसने देखा कि श्यामू ने एक बर्गर की बंद की दुकान से बहुत सारे बर्गर खरीदे और वो भी बिल्कुल सस्ते में। और उसके बाद श्यामू थोड़ी दूरी पर एक दुकान में गया और उसने वहाँ से केमिकल की एक शीशी खरीदी। दुकान वाले ने उससे पूछा, हाँ भाई श्यामू कैसा चल रहा है तेरा धंधा? अरे सही चल रहा है दादाजी, ये तो बस आपके केमिकल का कमाल है कि 5 रुपए वाला बंद फुलाकर इतना बड़ा हो जाता है कि मैं 50 में बेचता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर रामू समझ गया था कि श्यामू बच्चों को केमिकल वाला बंद खिला रहा है। रामू अपने बेटे पिंकू के लिए ढेर सारे बंद लेकर घर आ जाता है और उसे वो बड़े ही स्वादिष्ट बंद घर में बनाकर खिलाता है। बंद खाने के बाद पिंकू अपने पापा से कहता है, थैंक यू पापा, लेकिन यह बंद तो श्यामू चाचा के बंद से बहुत छोटे हैं। पिंकू की बात सुनकर रामू पिंकू को सारी बात बताता है। पापा की बात सुनकर पिंकू उनसे कहता है, पापा तब तो हमें श्यामू चाचा को सबक सिखाना चाहिए। अब चलिए मेरे साथ स्कूल, हम मास्टर जी को सारी बात बताते हैं। अगले दिन रामू पिंकू के साथ स्कूल जाकर स्कूल के हेडमास्टर जी को सारी बात बताता है। क्योंकि श्यामू का ठेला स्कूल के बाहर ही लगा करता था तो इसीलिए हेडमास्टर साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट पुलिस के साथ मिलकर श्यामू के ठेले पर छापा मारते हैं और उन्हें वहाँ से ढेर सारे बर्गर और केमिकल मिलता है। वो श्यामू को जेल में बंद कर देते हैं
श्यामू के पकड़े जाने के बाद पिंकू अपने पापा से कहता है, पापा पापा, आप भी तो स्वादिष्ट बर्गर बन बनाते हैं, क्यों ना हम बच्चों को भी ये खिलाएं, और हाँ, उनसे पैसे जरूर ले लेना। अपने बेटे पिंकू की बात मानकर रामू जब भी उसके पास काम नहीं होता था स्कूल के बाहर 10 रुपए का बर्गर बन बेचा करता था, और वो भी एकदम साफ सुथरा और बिना केमिकल की मिलावट के।